चलिए हम इस मीटिंग को ऑफिशियली आरंभ करते हैं। हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में डॉक्टर वैभव चचरा हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी मैक्स हॉस्पिटल से हैं। आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है और अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ये बड़ी खुशी की बात है कि आपसे हमारी पहले भी मुलाकात हुई और जो डॉक्टर साहब मैंने कहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है मास्क के पीछे छुप गए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो हैं वो पहचान में नहीं आती। कल मैं अपने बाजार के अंदर ही जा रहा था, तो लोगों के पास जब मैंने अपनी जाके गाड़ी रोकी तो वो देखने लग गए कि शायद कोई अधिकारी आ गया है जो हमारी दुकान खुली को चेक कर रहा है। तो मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, तो तब वो पहचान हो पाई। जिन लोगों के साथ रोज मिलते हैं उनको भी नहीं पहचान पा रहे हैं। खैर एनी हो, क्योंकि सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल से आप पहले भी हम लोगों के साथ मिले हुए हैं, तो सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तभी से सहारनपुर में जरूरतमंद तक राशन पहुंचाने का काम कर रहा है। अभी तक हमने 6,000 से ज्यादा लोगों को राशन पहुंचाने का काम किया है, जिसमें एक परिवार के लिए इतना पर्याप्त मात्रा में राशन रहता है कि वो 15-20 दिन तक उसका गुजारा हो जाता है। तो हमने हेल्पलाइन शुरू की थी और उसके माध्यम से इस काम को हमने किया है। इसके अलावा ये सौभाग्य की बात है कि हमारे पास अपनी एक ACLS एम्बुलेंस है, जिस एम्बुलेंस को लेकर के हम जब भी कोई आवश्यकता होती है, चाहे वो मैक्स हॉस्पिटल में पेशेंट को ले जाना हो या अन्य व्यवस्थाएं हो, तो उसमें वो एम्बुलेंस हमारे काम आती है। वो भी सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल की संपत्ति है जो समाज को समर्पित की गई है। साथ ही आज से हमने कल शाम से हमने जितने हमारे गवर्नमेंट के ऑफिस हैं वहां पर हमने हैंड फ्री सैनिटाइजिंग मशीन भी देने का काम शुरू किया है। तो जहाँ पर उस मशीन में आपको हाथ नहीं लगाना होता, क्योंकि आपने तो देखी होंगी निश्चित रूप से वहाँ पर होंगी, क्योंकि छोटे शहरों के अंदर ऐसी सुविधाएं नहीं होती हैं और ऑफिस में जो लोग जाते हैं वो सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। तो आज हमने इसकी शुरुआत की है और हमारे बहुत सारे लोगों ने हमें इसमें सपोर्ट किया है। शिवालिक बैंक ने हम लोगों को 15 मशीन इसमें जो है वो समाज के लिए समर्पित की हैं। इसके अलावा सराफा एसोसिएशन ने 10 मशीन दी हैं, संयुक्त व्यापार संघ ने 10 मशीन दी हैं। हमारा टारगेट है कि हम 200 मशीन कम से कम यहाँ पर व्यापार मंडल के माध्यम से जो है वो समाज को दे पाए। और एक अवेयरनेस कैंपेन भी हम लोग इसी रूप में चला रहे हैं। और जैसे आज हम मीटिंग कर रहे हैं, ऐसी लगभग हम पिछले 20 दिन से मीटिंग कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आप जैसी हमारे बीच में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आई हैं। इसमें सुरेंद्र शर्मा जो हास्य कवि हैं, उन्होंने भी हमें समय दिया था। वृंदावन से हेमलता शास्त्री जी ने हमें समय दिया है। सहारनपुर के बहुत से डॉक्टर्स ने भी हमारा मार्गदर्शन किया है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने हमारी क्वेरीज को दूर करने का काम किया है। यहाँ पे जो DIG हैं उन्होंने भी, उपेंद्र अग्रवाल जी, उन्होंने भी हमारी एक मीटिंग को संबोधित किया था। कल इसी कड़ी में हमारे साथ प्रशांत शाह जो बॉम्बे से हमारे साथ कल जुड़ेंगे, जो फाउंडर और CEO हैं डेफिनेट सॉल्यूशंस के। वो मार्केट में काम करते हैं और हमें ये बताएंगे कि कौन से बिजनेस ज्यादा आने वाले समय में इफेक्टेड होने जा रहे हैं। जैसे हम लोग समझ रहे हैं कि टूरिज्म का बिजनेस लगभग खत्म हो जाएगा, रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, ज्वेलर्स का बिजनेस है, कुछ ज्यादा ऐसे बिजनेस हैं जो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा लॉकडाउन खुलने के बाद प्रभावित रहेंगे। तो इसके बारे में हमें अपने बिजनेस में, अपने अपने प्रेमिसेस में, अपने रूटीन में, अपने लाइफ के रूटीन में किस तरह के चेंजेस लाने हैं, वो इस पर हमें मार्गदर्शन करने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोग अलग अलग विषयों पर बात कर रहे हैं। तो एक आपका विषय जिस जिस डिपार्टमेंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं वो भी सभी के लिए चिंता का है। डॉक्टर साहब आप सुन बिल्कुल सुन पा रहे हैं डॉक्टर जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपको। जिस प्रकार से आपने सब कुछ विवरण दिया विस्तार रूप से लग रहा है बहुत ज्यादा सराहनीय काम हो रहा है। हमें लग रहा था कि सहारनपुर और छोटे प्रदेशों में दिक्कत बहुत ज्यादा आने वाली है, और जिस तरीके से आपका व्यापार मंडल इस चीज को सपोर्ट कर रहा है, बहुत ही सराहनीय, बहुत ही बढ़िया काम आप कर रहे हैं। तो हमारा भी जैसे इस प्रकार से ही काम है। अगर आप और कुछ बताना चाहेंगे? बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि आपके डिपार्टमेंट को लेकर के भी, जिस डिपार्टमेंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं, वो उस चीज को लेकर के व्यापारियों में बड़ी चिंता है, क्योंकि बार बार ये बात आती है कि सांस की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है सिम्टम्स में। उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, किस तरह से अपने जीवन शैली के अंदर बदलाव करना चाहिए, विटामिन C का क्या रोल है, ऐसी कुछ चीजें जो क्वेरीज हैं, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप हमारा मार्गदर्शन करें। फिर हम 15-20 मिनट का एक ओपन डिस्कशन का सेशन रखेंगे जिसमें लोग अपनी बात कहेंगे। तो मैं बिना किसी विलंब के आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी बात रखें। और मैं गुरुशेर जी का भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि वो हमेशा सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल के सभी कार्यों में बढ़ चढ़कर हमें सहयोग करते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि मैक्स हॉस्पिटल हमारा परिवार है। जब भी हमने यहाँ से किसी पेशेंट को भेजा है,
अगर उसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत रही है तो मेरे को तो सिर्फ गुरशेर जी याद आते हैं और मैं गुरशेर जी को फ़ोन करता हूँ और उसके बाद बिल्कुल निश्चित हो जाता हूँ कि पेशेंट को एक फैमिलियर माहौल जो है वो मैक्स हॉस्पिटल के अंदर मिलेगा और गुरशेर जी हमेशा उसमें की रोल प्ले करते हैं। तो मैं गुरशेर जी का भी आभार प्रकट करता हूँ और बिना किसी विलंब के डॉक्टर वैभव से आग्रह करूँगा कि हमारा थैंक यू मिनोचा जी। तो मैं यहाँ से आगे प्रस्थान करता हूँ। अपने बारे में तो आपने मेरे बारे में बहुत कुछ बता दिया, जिसका तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। कोरोना वायरस के बारे में कुछ स्लाइडें हैं 8 से 10 जो मैं बताऊंगा आपको, उसके बाद ही हम जितने भी सवाल जवाब कर लेंगे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मेरे ख्याल से अब तो व्हाट्सएप ने भी और इंटरनेट और टीवी के माध्यम और न्यूज़ के माध्यम से आप सबको पता ही लग गया कि क्या बीमारी है, कैसी है। बट ऐसे में काफ़ी कुछ मैसेजेस ऐसे आते हैं, जैसे कि आपने अभी पूछा कि विटामिन सी का क्या रोल है, इन सब दवाइयों का क्या रोल है। तो जब मैंने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करी, मैं एक नमस्ते से ही शुरू करूँगा, हैंडशेक से नहीं करते अब हम। तो उसी से शुरुआत करते हुए अगर कुछ मैं थोड़े बहुत तथ्य आपके सामने रखता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे। ये एक फैमिली है वायरसेस की, कोरोना की, जो हम लोग अपने साइंस में पढ़ते हैं। तो पहले दूसरा वाला एक मिडल ईस्ट कोरोना सिंड्रोम या वायरस आया था, तो कोविड 2 है ये, जिसको हम कहते हैं मर्स 2 है। तो सार्स वायरस पहले आया था, पर और ये जो है कि 2019 के एंड में वुहान में आया। अब इसमें भी काफ़ी कुछ डाउट्स हैं कि ये किस प्रकार से आया, कि ये गैस लीक हुई या ये वायरस लीक हुआ या चमगादड़ों से आया। पर जितनी भी शोध अभी तक हुए वो यही बताते हैं कि ये बेसिकली एक मिक्सचर है बैट का और, क्योंकि जो हम ह्यूमंस हैं एक एक्सीडेंटल होस्ट है, यानी कि हमें नहीं होना था, बट उसको खाने से हमारे अंदर गया और अब मैन टू मैन या ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो। कुछ सिम्टम्स इसके हैं, जैसे बुखार आना, खांसी आना, जुकाम नज़ला नहीं, मैं रिपीट करूँगा, बुखार आना, खांसी आना, सूखी खांसी आना, सांस फूलना, सिर दर्द होना। हमारे पास मैक्स में भी, बल्कि और भी कई हॉस्पिटलों में देखा गया कि पेशेंट हार्ट सिम्टम्स के साथ आते हैं। तो कैसे वो कुछ मरीज हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। पहली बात तो फैलता कैसे है, जैसा कि अभी बताया, सबसे कॉमन जो है हमारा श्वास का विभाग है, तो श्वास से यानी कि कफ ड्रॉपलेट से फैलता है। आप जो पेशेंट जो हेल्दी है उसके ऊपर, तभी मैंने सबसे अनुरोध शुरुआत में ये किया कि मास्क पहनना जरूरी नहीं है कि मैं आपके सामने बैठूं, बट अब ड्रॉपलेट्स एयर में भी है, जो कि हम स्टेज 3 हम बात करते हैं कि ये मैन टू मैन ट्रांसमिशन के बजाय एयर भी ट्रांसमिशन हो रहा है। जो पेशेंट मुंबई में खासकर ऐसा देखा गया, जिस एरिया में हो रहा है या धारावी में जिस इलाके में हो रहा है, तो वहाँ हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पा रहे या हम मास्क का अनुपालन नहीं कर पा रहे। तो उन पेशेंट्स में भी इसी तरीके से जरूरी मेन इसका ट्रांसमिशन कफ ड्रॉपलेट द्वारा ही है, लेकिन मैन टू मैन क्योंकि हम बहुत नजदीक रह रहे हैं उन एरिया से, उसकी वजह से हो रहा है। दूसरा, जैसा कि मैंने छींका है खांसा, तो मेरे पास जो लोहे की हैंड रेलिंग है या लिफ्ट के बटन है या डोर नॉब्स हैं, तो ये जो वायरस है कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, हर एक के लिए अलग अलग डाटा है। जैसे वुड पे 4 घंटे के लिए रह रहा है या रेलिंग्स पे या मेटालिक आइटम पे 12 घंटे के लिए रह रहा है। तो उस प्रकार से जैसे आप उसको छूते हैं और छूने के बाद वो चीज़ आप अपनी नाक या मुंह पे लगाते हैं, तो उससे हो जाता है। तो जैसे अब अपना मास्क ऊपर कर रहे हैं, तो अगेन अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो आप खुद ही को स्प्रेड कर लेंगे, है ना। तो इसीलिए इंश्योर की एक टाइट मास्क है, इसको हम आगे वाले हिस्से को किसी चीज़ को किसी प्रकार से टच ना करें। इवन जो ग्लव्स हम पहनते हैं इसको सही तरीके से डिस्पोज करें। तो पर्सन टू पर्सन अगर आप इस स्लाइड में देखेंगे जिस तरीके से छींक के ड्रॉपलेट्स हैं, कुछ वीडियोस पीछे भी आए थे, शायद व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग को मिलेंगे कि जापान में एक इंफ्रारेड वेव से उससे देखा गया था कि किस तरीके से ड्रॉपलेट्स फैल रहे हैं। तो वो भी काफ़ी लोगों ने देखा होगा। तो इस तरीके से फैलता है, ट्रांसमिट होता है। अच्छा, इसमें ये भी एक शोध किया गया, किन लोग ज़्यादा बीमार होते हैं। तो देखा गया, हालांकि आजकल यंग एज के पेशेंट बहुत आ रहे हैं, लेकिन ओल्डर एडल्ट हैं या जिनको कोई मेडिकल कंडीशंस पहले से रही हैं, खासकर 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनमें इफेक्ट होता है। या हमारे कोई फेफड़ों के या श्वास के मरीज हैं, सीओपीडी जिसे हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं, वो मरीज हैं, या दमे के मरीज हैं, या जो लोग काफ़ी ज़्यादा बीड़ी सिगरेट पीते हैं या धुआं धूल मिट्टी, जैसे फैक्ट्री वर्कर्स हैं, जैसे उसमें 100 मिल या डस्ट मिल में वर्क कर रहे हैं या लकड़ी की फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, तो जो 100 डस्ट वर्कर्स हैं वो ज़्यादा, उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम है ना, तो वो ज़्यादा इन्फेक्ट होने के चांस उनके ज़्यादा है। खासकर कुछ पेशेंट जिनकी हार्ट कंडीशंस हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज से हमारा मतलब है कि पेशेंट अगर डायबिटिक है उसको भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, या कोई रीनल ट्रांसप्लांट का पेशेंट है उसको हम लोग मानते हैं, या ओबेसिटी है, ओबेसिटी भी एक तरीके से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है, जिनका वजन या बीएमआई जो हम कैलकुलेट करते हैं 40 से ज़्यादा, वो पेशेंट्स भी ज़्यादा प्रभावित हुए। तो ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भी आप रख सकते हैं, और अगर आप वैसे तो आप कोई फोटो खींचना चाहे तो खींच सकता है। तो किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जाए, ये कोरोना के लक्षण है। मैं नहीं कहूँगा कि कोरोना है, आपको लक्षण है, लक्षण के बाद भी फिर हम लोगों से मिले, मुलाकात करें,
या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हमने सुविधा मैक्स में शुरू करी है। कई लोगों के मन में भ्रम है कि भाई मैक्स में कोरोना का पेशेंट है तो वहाँ नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं। हम लोग, मैं अभी कुछ चित्र भी आपको दिखाऊंगा जिसमें आपको प्रतीत हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, किस तरीके से अटेंडेंस नहीं अलाउ कर रहे हैं, किस तरीके से टेस्टिंग कर रहे हैं। तो अगर आपको कुछ सिम्टम्स जैसे कि बुखार होना या सूखी खांसी होना या सांस फूलना, ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं मेनली, तो ये कोरोना के फेवर में जाते हैं। कई लोग कहते हैं नाक से पानी आ रहा है, जुकाम हो रहा है, ये सब कॉमन कोल्ड, क्योंकि मौसम का बदलाव है। जिस तरीके से कोरोना हमें अटैक करता है वायरस है, तो जैसे कि आपको सिंपल खांसी होता है, बुखार होता है, बॉडी एक होता है, और उस तरीके से ये प्रेजेंट करता है, ना कि जुकाम होने से। कभी कभार बदन में दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, वो डिहाइड्रेशन या पानी के कारण, या आपको एलर्जी है। तो हम इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले भयभीत ना हो। अगर आपको ये सिम्टम्स आते हैं जैसे कि बुखार आता है या सूखी खांसी आती है, तुरंत हमसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी बात कर सकते हैं। आप सहारनपुर पे बैठे बैठे भी हमारा अपॉइंटमेंट लेके हमसे ऐसी वीडियो कॉल में डिस्कस कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से हम बताएंगे आपने बाहर निकलना है कि नहीं निकलना, टेस्ट कराना है कि कराना, उसकी आवश्यकता है कि, हर एक चीज़ की गाइडलाइन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस मीटिंग के माध्यम से यही मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ भी आप हैं, जिधर भी हैं, दुनिया के किसी कोने में, भयभीत नहीं होना है। स्ट्रेस इम्यूनिटी आपकी कम करेगी, जितनी इम्यूनिटी कम होगी उतना इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ेगा। ये किस तरीके से वायरस है कि इतनी जल्दी नहीं जाने वाला। अगर आपको लगता है कि 1-2 महीने में सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें इसके साथ रहना पड़ेगा, इसके साथ रहना सीखना पड़ेगा। कम से कम 5 से 6 महीने अभी मिनिमम रहने वाला है। इसकी वैक्सीन कब आएगी, किस प्रकार की आएगी और किसको लगेगी, यानी कि अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज को लग पाएगी, लग पाएगी, जिसको ऑलरेडी कोरोना है उसको लग पाएगी कि लग पाएगी, या जिसको नहीं हुआ उसको लग पाएगी, तो अभी कुछ क्लियर नहीं है। इसमें अगर हम सही तरीके से, यानी कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, अगर हाथ हम रेगुलर धोएं, मास्क हम पहन रखें, तो वो सब ज़रूरी है। तो उस तरीके से इससे बचा जा सकता है ना। होना ना होना ये हम अभी नहीं किसी को बता सकते, किसको होगा किसको नहीं होगा, लेकिन हाँ, जो 65 साल से ऊपर है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उनको रिस्क। तो एक टेस्टिंग की स्ट्रैटेजी है, ये नेशनल गाइडलाइन है सरकार की तरफ से, हर 15 दिन में या हर 7 दिन में देश की स्थिति को देखते हुए बदली है। लेटेस्ट जो गाइडलाइन आई थी 5 मई को आई थी, इसको हमने कैटेगरीज में विभाजित कर दिया था। तो किस इंसान का टेस्ट हो जाना चाहिए। अब कई लोग सोसाइटीज में रह रहे, जैसे कि मैं भी एक फ्लैट में रह रहा था, तो मुझे ये बोल दिया गया कि डॉक्टर साहब आप पहले अपना टेस्ट करा के नेगेटिव बताओ, आपका टेस्ट नेगेटिव होगा तो ही हम आपको फ्लैट में करा। इस तरीके से नहीं है। अगर आपको सिम्टम ही नहीं है तो टेस्ट कराने का भी कोई फायदा नहीं है। कई लोग कहते हैं कि देखो मैं प्रमाणित हूँ, मेरा कोरोना का टेस्ट नेगेटिव है तो मेरे को तो कुछ नहीं है। तो ऐसा थोड़ी है कि आप रोज टेस्ट कराते रहेंगे, तो कभी भी आप पकड़ सकते हो, और सिम्टम आते भी 4 से 10 दिन। तो पहली बात तो भयभीत ना होकर टेस्ट ना कराएं। कुछ कैटेगरीज है सरकार के रूप से, जैसे कैटेगरी 1 है कि पिछले 14 दिन में इंटरनेशनल ट्रैवल, जो कि ये कैटेगरी अब आउट ऑफ वो हो गई है, क्योंकि ऑलरेडी 1-1.5 महीने से लॉकडाउन है। 18 मार्च के बाद से कोई फ्लाइट्स इंडिया में नहीं आई। फिर भी इस कैटेगरी को रखा हुआ है। अगर सिम्टोमेटिक है, अगर एसिम्टोमेटिक इंटरनेशनल ट्रैवल की हिस्ट्री है, तो हम थोड़ा और तवज्जो देते हैं उस पेशेंट्स को, उसको ध्यान देते हैं कि इसको दिक्कत और हो सकती है। कैटेगरी 2 जो है, जो सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स ऑफ लैब कंफर्म, यानी कि किसी को पॉजिटिव आया और उसका कोई रिश्तेदार या कोई कॉन्टैक्ट है, उसको कोई भी सिम्टम है, तो उसका भी टेस्ट होना अनिवार्य है। जितने भी सिम्टोमेटिक हेल्थ केयर वर्कर, जैसे कि हमें, अगर हमें बुखार होता है या बॉडी तो सबसे पहले हमारा टेस्ट, या हॉस्पिटलाइज पेशेंट जिनको सांस की तकलीफ के साथ से बदली, तो जितने भी फेफड़ों के इस समय हमारे मरीज आते हैं, तो मैक्सिमम एक प्रोटोकॉल, जो भी पेशेंट नीचे इमरजेंसी में आता है उसका कोरोना टेस्ट करते हैं, उसको एक कोरोना डेडिकेटेड सस्पेक्टेड आईसीयू में रखते हैं। जब नेगेटिव आ जाता है तो हम उसको शिफ्ट कर देते हैं, उसके लिए पूरा एक कॉरिडोर हमारा अलग। एसिम्प्टोमेटिक डायरेक्ट एंड हाई रिस्क कॉन्टैक्ट, यानी कि कोई भी कंफर्म के उसको कोई सिम्टम नहीं हो फिर भी होता है, जैसे कि आपने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करी है, इस पेशेंट को है, उसका कोई आसपास का कॉन्टैक्ट था और हाई रिस्क था, उसका भी टेस्ट होना अनिवार्य है। तो वो ऐप आप जरूर डाउनलोड करके रखें, आपको पता लगेगा आपके आसपास कितने किलोमीटर स्क्वायर, कितने एरिया में लास्ट वो कॉन्टैक्ट ट्रैवल किया। जैसे कि रेलवे ने भी कल न्यूज़ में मैंडेटरी किया है कि विदाउट दैट ऐप आप लोग ट्रैवल नहीं कर सकते। तो कैटेगरी 5 ए इसमें आती है, बता दी मैंने आपको। और एसिम्प्टोमेटिक हेल्थ केयर वर्कर्स इन कॉन्टैक्ट विद कंफर्म्ड केस। फिर हम लोग अगर आते हैं उनके साथ, लेकिन हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं, जैसे कि अगर हमने N95 नहीं पहना या पीपी किट नहीं पहनी और वो पेशेंट बाद में पॉजिटिव टर्न आउट हो जाता है, तो हमारा भी टेस्ट अनिवार्य है, भले ही हमें सिम्टम हो ना हो। तो इसीलिए हम हर समय अपनी ओपीडी में सब कुछ पहन के और बैठते हैं। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है और हमने ये सब नहीं पहना हुआ है, तो हमें टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती, हम लोग को क्वारंटीन कर दिया जाता है, अलग रख दिया। सिम्प्टोमेटिक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, यानी कि अगर पेशेंट को वैसी सिम्टम है और पेशेंट भर्ती है, या जैसे कि उस क्लस्टर से है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया, जैसे कि मैंने बताया आरोग्य सेतु ऐप में आपको बताया किस क्लस्टर
से आया है उसका टेस्ट होना चाहिए। और एक कैटेगरी अदर्स कैटेगरी में ऐसा देखा गया कि किसी पेशेंट की सर्जरी होनी है, कोई होना, तो जितना भी डेटा नेशनली और इंटरनेशनली आया है उसने यही प्रमाणित किया है कि इस समय में कोई भी सर्जरी कराने में मोर्टेलिटी, अगर पेशेंट को कोरोना पॉजिटिव है, 50 to 60% मोर्टेलिटी, चाहे कोई सिंपल सर्जरी। तो इस समय तो सर्जरी करानी नहीं चाहिए, पर अगर फिर भी अगर कुछ लग रहा है कि आवश्यकता है, इमरजेंसी सर्जरीज हम सारी कर रहे हैं, हर एक के टेस्ट किए थे, लेकिन अगर किसी की वैसे भी सर्जरी होनी है तो उसका भी टेस्ट हम अदर्स कैटेगरी आ जाता है। तो किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं? अब जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग मास्क पहन लेते हैं, पर हम अगर उसको आगे हाथ रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। सबसे बढ़िया, सबसे सस्ता और सबसे सही इलाज हाथ धोना। कम से कम दिन में 4 दफ़ा तो आप हाथ धोएँ। अगर आप किसी सरफेस को कॉन्टैक्ट करते हैं, कुछ करते हैं, दरवाज़ों को करते हैं, आप अपने घर में हैं तो ऐसा कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि आजकल तो मेड वैसा बना हुआ है या किसी एरिया से आ रहा है। पर आप जैसे कहीं भी जा रहे हैं, आप अगर सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, तो पहले तो ग्लव्स पहनेंगे, उसको सही तरीके से आप डिस्कार्ड करेंगे और सही जगह पे डिस्कार्ड करेंगे। अब नेक्स्ट यही आएगा, चाइना में जो लेटेस्ट ये आया था कि जितना भी ये हॉस्पिटल वेस्ट मटीरियल उसको डिस्कार्ड करने की जगह, इंसिनरेट करने की जगह, तो सही तरीके से उसको डिस्कार्ड करें या सही तरीके से पहने। जैसा कि मैंने बताया कि आप मास्क अगर फिंगर रखेंगे तो आप फिर इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो आपको हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। हाथ धोने की टेक्निक अगर आप चाहेंगे, एक छोटा सा वीडियो बना के मैं वो शेयर के थ्रू आपको भेज दूँगा। और अगर नहीं हो तो आप लोग सब फैक्ट्री से तो कोई भी डाई या कोई भी कलर लेके आप 20 सेकंड अच्छे से पहले आप पाम रगड़िए, फिर हाथ रखिए, फिर ऐसे रगड़िए, फिर एक-एक फिंगर्स रगड़िए। वो सब आपने वीडियोज़ देखे होंगे यूट्यूब से भी। पर वो आप देखेंगे वो कलर आपके पूरे हाथ में जब अच्छी तरीके से आ जाता है, तो इसका मतलब सही तरीके से आपने हाथ रख लिया। उसी तरीके से सोप फिर आप यूज़ कर सकते हो और उसी तरीके से रखें, और मिनिमम 20 सेकंड्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिमम 20 सेकंड्स आप को हाथ धोना ज़रूरी है। दूसरा, अगर आपको खाँसी-जुकाम है, मान लीजिए कॉमन कोल्ड भी है, तो कॉमन कोल्ड में आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन है, तो आप कोरोना पकड़ सकते हैं। ये नहीं कि आपको सिम्पटम नहीं है तो कोरोना आप फिर भी पकड़ सकते हैं। तो जिस देर भी आप छींक रहे हैं तो हाथ ज़रूर रखें, और उसके बाद उसको हाथ है या टिश्यू है जो भी है, तुरंत इसको सही जगह पे डिस्कार्ड करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यही चीज़ अगर किसी और दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएगी, इवन जो कूड़ा उठाने वाला है उसके कॉन्टैक्ट में आएगी, तो उसको प्रॉब्लम होगी। ये सब इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको खाँसी है, आपके पास रुमाल है या कुछ नहीं है, तो आप अपना हैंड वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं या छींक सकते हैं। बल्कि हॉस्पिटल में हम लोग आजकल, जैसा कि मैंने बताया आपको, ग्रीट किया तो नमस्ते किया, अगर किसी से बहुत ज़्यादा ही प्यार मित्रता आ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी फ़ोन ही मिला लेते हैं। इस तरीके से उनको नमस्कार करते हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट यू शुड वॉश योर हैंड्स, दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन यही है, सिंपल कोई भी मास्क पहन लें। हालाँकि चाहे हम कपड़े का मास्क पहने, कोई भी मास्क पहने, वो आपको वायरल उससे नहीं बचा पाएगा। जो बचा पाता है वो एक N95 मास्क है। बैक्टीरियल से डेफिनिटली बचा पाएगा, लेकिन ट्रांसमिशन किस तरीके से बचाएगा वो मैं आपको बताऊँ। अगर आप ये चित्र देख रहे होंगे अपने पास, तो अगर एक ने, हेल्दी वाले ने पहना हुआ है और कोई विदाउट मास्क है, तो 70% ट्रांसमिशन प्रॉब्लम। अगर कोविड कैरियर ने मास्क पहना हुआ और दूसरे ने नहीं पहना हुआ, तो 5% ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर दोनों ने पहना हुआ है, चाहे किसी प्रकार का, सिर्फ 1.5% ट्रांसमिसिबिलिटी हो जाती है। तो जितना जल्दी हम उसको डिक्रीज करेंगे, ट्रांसमिसिबिलिटी डिक्रीज करेंगे, उतना जल्दी ही बेहतर रहेगा। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको इंसिस्ट किया कि कम से कम हर 6 घंटे में एटलीस्ट हाथ धोना तो अनिवार्य है, धोना ही चाहिए। ठीक है, जब अच्छे से आप हाथ धो लें तब आप फेस छू सकते हैं। आप दिन में कम से कम 5 या 10 दफ़ा, देखा गया है कि एवरेज आदमी 10 से लेकर 200 दफ़ा तक अपना मुँह या नाक या मुँह हाथ लगाता है। तो वही हमने ध्यान रखना है कि आज मुँह नहीं टच करना, ये एक सेंसिटिव एरिया है हमारा। और हैंड क्लीनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि मैंने पहले भी इस चीज़ पे ज़ोर डाला कि अगर आपको पहनना आता है तो पहली बार सही तरीके से पहना कैसे जाए। दूसरा, सही तरीके से उससे हाथ ना लगाया जाए, उसको सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कार्ड किया जाए। अगर आप डिस्कार्ड सही तरीके से नहीं करेंगे, तो आगे के लिए भी परेशानी है। इनफैक्ट और आगे भी दिक्कत है जितना हम वेस्ट इकट्ठा कर रहे हैं। फिर वही चीज़, रेगुलर वॉशिंग ऑफ हैंड्स। और ये जैसा कि मैंने बताया, ग्लव से भी ट्रांसमिट हो सकता है। मान लीजिए मैंने कोरोना के पेशेंट देखा, मुझे भी लगता है हम हर पेशेंट में ग्लव्स बदलते हैं, मास्क नहीं बदलते, जहाँ भी हमें लगता है कि पेशेंट की हिस्ट्री, हालाँकि हमारे यहाँ बाहर एक फ्लू क्लिनिक सेटअप है। तो पेशेंट अगर ऐसी कोई हिस्ट्री लाता है तो वहीं से हम उसको सेग्रीगेट करके एक स्काइप क्लिनिक खोली हुई है हमने। इस तरीके से आपसे बात हो रही है, पेशेंट से तभी बात होती है। फिर ही उसके बाद गेट के बाद हम एंट्री देते हैं। लेकिन जो भी इमरजेंसी पेशेंट्स आते हैं उसके लिए हमारी एक इमरजेंसी कोरोना सस्पेक्ट इमरजेंसी वार्ड बना रखा है। उसी तरीके से उसकी मूवमेंट होती है और किसी से हम हाइपोक्लोराइड स्प्रे करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो जैसे कि हम लोग हैं तो हम फुल पीपी किट पहनते हैं या N95 पहनते हैं अगर हम उस डेडिकेटेड सस्पेक्ट एरिया में जाए। अभी कोई हमारे पास पॉजिटिव पेशेंट इस वक्त भर्ती नहीं है, पर जब भी हम सस्पेक्ट एरिया में जाते हैं तो फुल प्रिकॉशन लिया जाता है इस वक्त।
और क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले सकते हैं, हम ये स्प्रे कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया हर पेशेंट की मूवमेंट के दौरान आप सब लोगों ने अपने व्हाट्सएप में भी देख लिया होगा, वीडियोस में भी देख लिया होगा, टीवी में भी देख लिया होगा। तो जैसे जैसे पेशेंट जाता है उसके पीछे पीछे हमारा ये स्प्रे जाता है। हम लोग हाइपोक्लोराइड यूज़ करते हैं, आप लोग घर में लाइसॉल यूज़ कर सकते हैं, वीट यूज़ कर सकते हैं, ताकि ये ऐसे मतलब और कोई स्पेसिफिक डिसइंफेक्शन की आवश्यकता नहीं है हम लोग। सोशल डिस्टेंसिंग पे भी जोर देना काफ़ी ज़रूरी है। बीच में एक दो और बहुत अच्छे वीडियोज़ आए थे, कई लोग वॉक करना चाह रहे थे, लोगों ने क्या किया कि छाते का इस्तेमाल किया। तो एक-एक छाता 3-3 फीट के गैप पे आ गया, तो वो एक डिस्टेंस उतना बन के आप वॉक कर सकते हैं, बट हालाँकि अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है तो मैं ये सब नहीं सजेस्ट करूँगा। लेट अस फॉलो द गवर्नमेंट ज़ोन वाइज़, दैट इज़ द वे इट इज़ बेटर। बट एज़ आई सेड, अवॉइड टचिंग हैंड्स, नोज़ एंड माउथ, डू नॉट स्पिट और कीप अ डिस्टेंस। रियली इम्पोर्टेंट। तो हम लोग मैक्स में क्या कर रहे हैं इसके प्रति, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि स्क्रीनिंग हो रही है, एक ब्लू क्लिनिक हमने बनाई है, हर रोज़ हमारा मेडिकल स्टाफ भी स्क्रीन होता है, सबको पीपीई किट दी जाती है, जो एंट्री में भी है उनको भी दी जाती है, जो आईसीयू में भी। और कुछ चित्र मैं आपको दिखाऊंगा, और अटेंडेंट्स भी एक ही अटेंडेंट हम लोग अलाउ करते हैं, और वो भी जो अगर वल्नरेबल पेशेंट, अगर जिसकी एज है वो सर्जरी को, उनके अटेंडेंट भी हमने हॉस्पिटल में निकाल दिया है। और एक टेस्टिंग मैंडेटरी करी भी है, जिनकी सर्जरी प्लान है, ताकि आप लोग का रिस्क। ये हमारा एंट्री गेट है, अगर आप देखेंगे एक ऑटोमेटिक डिस्पेंसर आपको यहाँ दिख रहा है, और ये पेशेंट को एक टेम्परेचर नापने पीपी किट देखते हैं, और हर एक पूरा एक स्क्रीनिंग टेस्ट बना हुआ है। एक डॉक्टर हमारे डेडिकेटेड एक एरिया से डिस्कस करते हैं, स्काइप पे भी करते हैं। ये हमारी आईसीयू की टीम है, जो आईसीयू में इस तरीके से हम लोग प्रॉपर पीपी किट पहन के। तो टू कंक्लूड दिस डिस्कशन की प्रोटेक्टिव मास्क पहने बहुत अच्छा है, सोशल डिस्टेंसिंग करें, हैंड सैनिटाइजर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हाथ नहीं धो पाते तो कोई भी हैंड सैनिटाइजर जिसमें 60% से ज़्यादा अल्कोहल कंटेंट है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 60% से ज़्यादा अल्कोहल कंटेंट वाला हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। और कोई भी क्वेरी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये तो एक छोटा सा डिस्कशन था, मैं थोड़ी सी स्लाइड्स आज सुबह ही जो है और कुछ जानना चाहेंगे तो। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें मैं समझता हूँ जानना चाहेंगे। जो लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो मुझे नोटिफिकेशन भेज दें। राजकुमार जी अभी आपको जी मैं राजकुमार जी से पहले एक सवाल जरूर पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी तो कोरोना के कारण लॉकडाउन है, और जो स्थिति अभी 17 के बाद, जैसे कल मोदी जी ने थोड़ा सा हिंट भी किया है कि हमें कोरोना के साथ रहना सीखना है और आगे बढ़ना है। तो बहरहाल ये भी आपने भी इस बात को आगे बढ़ाया है कि कहीं भी कोरोना 2-4-10 दिनों में खत्म होने वाला नहीं है। तो अल्टीमेटली हमें अपने आप के अंदर ही बदलाव लाना है। लेकिन अब व्यापारी दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ट्रेड ऐसे हैं, मान लीजिए कपड़े का व्यापार करने वाले लोग हैं, तो कपड़े का व्यापार करने के लिए हमारी एक हैबिट है, हमारी एक आदत बनी हुई है कि जब तक हम कपड़े को छू नहीं लेते 2-4 बार, हमें लगता नहीं कि कपड़ा ठीक है। भले ही हमें कपड़े की जानकारी कम या ज्यादा हो, लेकिन हमारे मन की तसल्ली तभी होती है जब हम कपड़े को छू लेते हैं। ऐसे ही जब ये लॉकडाउन खुलेगा और बहुत सारे लोग आकर के दुकानों पर सामान खरीदने की बात करेंगे, अगर वो बाल्टी या वाइपर ही खरीदने आया तो उसको भी देखेंगे हाथ लगा करके। तो ऐसे में दुकानदार क्या प्रिकॉशंस बरते, वो किस तरह से आने वाले ग्राहक को रोके या एजुकेट करे? मैं चाहूंगा 2 मिनट के लिए आप इसमें भी हमें बात। देखिए, इसमें रोकना बिल्कुल नहीं है, आगे बिजनेस अगर नहीं चलेगा तो और दिक्कतें आएंगी। तो बहुत साधारण तरीका, जैसे कि मैंने बताया, आप एक छोटा हैंड सैनिटाइजर हैंडी रख सकते हैं। हमारे पास तो ये बड़ा वाला रहता है, ये छोटा है। तो जैसे कि मैं अगर वॉश नहीं कर सकता हर बार, इसको लगा के जिस प्रकार से आप साबुन से हाथ धोते हैं उसी प्रकार इसको लगा के 20 सेकेंड लगा के और फिर हाथ आप ड्राई करें। हाथ सूख जाए उसके बाद फिर से आप अटेंड करना तो है ही। और दूसरा मैंने बताया कि फेस पे हाथ नहीं रखना। तो मैंने इस तरीके से दूसरा आप जैसे कह रहे हैं कपड़े को हाथ लगाएं, उसके बाद आप हाथ धो सकते हैं सैनिटाइजर। मैंने ये देखा है सहारनपुर में, क्योंकि कल से ओपीडी शुरू हो गई है, जो रेगुलर ओपीडी थी वो डॉक्टर्स बैठ रहे हैं, और मैंने एक चीज उनसे नोटिस की है कि डॉक्टर्स जो हैं वो ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि जो 200 पेशेंट देखा करते थे वो 25 या 30 पेशेंट पर आ गए। तो क्या ऐसी व्यवस्था दुकानदारों के लिए भी ठीक रहेगी कि अगर एक दुकान पर 20 कस्टमर आते हैं तो हम पहले ही रिस्ट्रिक्ट कर दें कि हम अपने प्रेमिसेस के अंदर, अपने प्रतिष्ठान के अंदर कम से कम कस्टमर को आने दें और बाहर वेटिंग में उनको रखें? तो क्या इससे भी बचाव हो सकता है? मैं ये तो नहीं चाहूँगा। दूसरा, अगर आप किसी कस्टमर को बाहर वेट कराएंगे तो और वो आपस में क्रॉस इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो जिस तरीके से गाइडलाइन है कि 3 फीट या 6 फीट की आप दूरी रखें, उस तरीके से वेट कराना चाहे वैसे कर सकते हैं। दूसरा, आजकल ये देखा गया काफ़ी लोग व्हाट्सएप के द्वारा अपनी शॉप्स और इन सब का प्रचलन करते हैं। तो हर एक को मैसेज या व्हाट्सएप या स्टेटस में डालते हैं कि हम इस समय खुले या नहीं खुले। तो वो बाय फ़ोन करके भी आपसे ले सकते हैं कि इस दौरान आ जाए। जैसे कि हम लोग एक समय पे अपॉइंटमेंट लेते हैं,
तो जैसे हमने भी यही किया, हमने क्या किया, अब एक समय में मैं एक दिन में कम से कम 50 से 55 मरीज देख रहा हूँ। अब वो दैट नंबर हैज़ कम डाउन टू 2 टू 5 टू 10 और प्लस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तीसरा हम लोग स्काइप पे बाहर जाओ फ्लू क्लिनिक हम चलाते हैं। तो वो हमारी फ्लू क्लिनिक सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक चालू है। तो पेशेंट को इफेक्ट नहीं हो रहा, उसी तरीके से आपका भी कोई ग्राहक इफेक्ट नहीं होगा अगर आप उसको बता दें कि इस दौरान आ जाए, तो 10-10 मिनट का स्लॉट दे दें, या अगर आप बाहर एक 3-4 की वेटिंग बना दें और जहाँ आपको लगे 4 के आगे और आप उनको ऐड कर सकते हैं कि ये मेरा नंबर है, आप इस समय कॉल कर लें, इस समय आपको संभाल लूँगा और उस समय आपको बुकिंग कर लूँगी। तो जिस तरीके से सरकार भी कुछ स्टेप उठा रही है, हिम्मत कर रही है, हम भी थोड़ी मेहनत करें, एक्स्ट्रा टाइमिंग करें, उस हिसाब से डेडिकेटेड काम चलेगा। एक सवाल डॉक्टर साहब, बहुत सारे व्यापारियों के मन में है, बहुत सारे लोगों ने मेडिकल पॉलिसी ली हुई है और अब इस स्टार समय हेल्थ कवर करती है, स्टार हेल्थ इज कवर्ड कोरोना, इवन द लेकिन पीपी किट जो आता है वो कवर्ड है। आई डोंट नो अबाउट लेकिन अदर्स, बट स्टार ले, हेल्थ का मेरे पास ऑलरेडी हुआ है। नॉट इवन कॉर्पोरेट पॉलिसी, सिंपल पॉलिसी भी जो है इट इज कवरिंग कवर। लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल सभी लोगों के मन में है कि बल्कि आप यकीन नहीं मानेंगे, हम मैक्स हमारे और हमारे परिवार का सबको सपोर्ट करिए इस मामले में कि अगर हमें से किसी को इफेक्ट होता है फैमिली को भी, तो पूरी फ्री। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें एक सवाल ये उठता है कि अगर कोई कोरोना का पेशेंट है, वो इन्फेक्टेड है, तो वो किसी बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा सकता, गवर्नमेंट की ऐसी गाइडलाइंस है। तो ऐसी स्थिति में फिर इन पॉलिसीज का मकसद क्या रह जाता है? मान लीजिए मुझे सुविधा तो चाहिए मैक्स हॉस्पिटल के अंदर, और मुझे जो है इन्फेक्ट होने के बाद भेजा जा रहा है किसी ऐसे क्वारंटाइन सेंटर के अंदर जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में या उस तरह के डॉक्टर्स नहीं है जिस तरह की सोच हम रखते हैं कि आप जैसे डॉक्टर्स हमारा इलाज करें। तो ऐसी स्थिति में सरकार को क्या इस नीति के अंदर बदलाव करना चाहिए? नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। देखिए, अगर डेडिकेटेड कोरोना सेंटर है तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि उस एरिया में रिस्क ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन कम होगा। ये नहीं है कि हम लोग नहीं रख सकते, हमारा कोरोना डेडिकेटेड सेंटर नहीं, हम सस्पेक्ट रखते हैं। अगर वो पॉजिटिव निकलता है तो सरकार की तरफ से क्लियर गाइडलाइन है, अगर पेशेंट क्रिटिकल है तो उसको शिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं है, उसका ट्रीटमेंट मैक्स में चल सकता है। लेकिन अगर पेशेंट शिफ्टेबल है, क्योंकि डेडिकेटेड कोरोना सेंटर है, वही वो चीज़ देख रहे हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे पेशेंट को कोरोना जिसको हो रखा है ऑलरेडी वो और दूसरे से कोई इन्फेक्शन पकड़ ले, या कोई और जो पेशेंट दूसरा इन्फेक्टेड है उसको इससे कोरोना हो, तो दोनों डबल एड सॉल्ट। तो इसमें सरकार की क्लियर कट गाइडलाइन ये है कि कोरोना डेडिकेटेड सेंटर इसीलिए है ताकि बीमारी आगे ना फैले। अगर उससे और फैलेगी तो दिक्कत है, दूसरा जिसको ऑलरेडी है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, तो वो और किसी को ना करेगा, अपनी हेल्थ में ही कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना करे। तो इवेंचुअली जो डेथ हो रही है कोरोना से, उनका थपका जमने की वजह से हो रही है, सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से, यानी कि बीमारी में अपने से, जैसे कि HIV में भी देखा गया, वो भी एक प्रकार का कोरोना वायरस है। डेथ जो होती है HIV से थोड़ी होती है, यानी कि आपको डायरिया लग गया तो वो अनकंट्रोल चला गया, या निमोनिया हो गया तो वो अनकंट्रोल चला गया। उसी प्रकार से कोरोना का भी अगर एक डेडिकेटेड सेंटर में इलाज चलेगा, इन शॉर्ट इसका इलाज यही है कि आपने पेशेंट को मॉनिटर करना है, फ्लूइड लिक्विड बैलेंस देखना है, या फीवर नहीं है तो वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच, जो 14 दिन लेता है उस तरीके से भी ना होता है। उस दौरान अगर उस मरीज ने कोई और सेकेंडरी इन्फेक्शन पकड़ लिया तो लाइफ रिस्क है, उसको जान के लिए। तो इनफैक्ट ये इंडिया में ही हो रहा है कि कोरोना डेडिकेटेड सेंटर्स में भेज रहे हैं। इन यूएस ये स्थिति है कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उनको घर में इलाज दिया जा रहा है, अनलेस एंड अनटिल ऑक्सीजन की आवश्यकता। तो इसी चीज को बचाने के लिए लॉकडाउन है कि हम वो फेज 3 में उस तरीके से ना चले जाए कि हमारे पास सेंटर भी ना हो। ये लॉकडाउन का इनडायरेक्ट ये एक तरीका है कि वी हैव अ बैक। चलिए राजकुमार जी, आप अपना क्वेश्चन लाइए, और जो भी डॉक्टर साहब से काफी देर से क्वेश्चन, इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब जो भी क्वेश्चन डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं वो नोटिफिकेशन प्लीज भेज दें या मैसेज कर दें मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न जो है वो सभी के मन में रहता ही है और सभी उसकी जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस जो है सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में लंग्स को इफेक्ट कर रहा है। तो जो अस्थमा पेशेंट है, जिनको दमा है, वो कैसे इसका बचाव कर सकते हैं और कैसे अपना जीवन जी सकते हैं? देखिए, जो खाली अस्थमा पेशेंट है। इफेक्ट नहीं करता, फुल बॉडी में इफेक्ट जी। करता है, बट यस इनिशियली वही करता। बट एस्थमा के लिए मेरा पहले से भी यही रुझान रहा और आज भी रहेगा कि आप जो प्रॉपर प्रोटोकॉल मेंटेन करते हैं, यानी कि धुआं धूप मिट्टी से बचना है, सीलन से बचना है, कोई पशु पक्षी जानवर हो घर, उससे दूरी बनाए रखनी है। और चौथा, जो सर्कुलेटेड एयर है, यानी कि जैसे एसी है तो उसमें हम लोग अलाउ नहीं करते, वो सर्कुलेटेड एयर में रहे। टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो आपने ध्यान रखना है कि आप अपने एडिक्वेट क्लोथिंग में है। दवाई पहले तो प्रिवेंशन होगा, सेकेंडली आप इनहेलर और दमे की जो दवाइयाँ हैं, जो नेबुलाइजर है या खींचने वाले कैप्सूल है, उसको नियमित रूप से लें और लेने के बाद कुल्ला ज़रूर करें। और अगर आप अपने घर या एनवायरनमेंट में ऐसे पेशेंट्स को जो कि कॉम्प्रोमाइज है, एल्डरली, एज वाले, हम लोग सजेस्ट नहीं करते कि ऐसे समय वो बाहर कहीं भी निकले।
घर में बैठे, बुजुर्ग लोग हैं या दमे के हैं तो भी घर में बैठे, और वही मेन बचाव है। पर दवाई नहीं छोड़नी है ना, इसके मतलब नहीं है कि अगर एस्थमेटिक उसका रिस्क मच मोर हायर हो जाएगा, बट यस डेफिनेटली हैज अ हाई रिस्क, बट इतना नहीं है अगर आप अपनी दवाइयों का सही तरीके से पालन करें या आप अपनी ये सब चीज़ों पर ध्यान दें। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। चलिए गुलशन अनेजा जी से आग्रह करूंगा, गुलशन अनेजा जी कृपया अपनी बात रखें। 1 मिनट में स्पीकर। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हाँ जी बताएं। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार। जैसे कि अध्यक्ष जी ने शुरू में ही पूछा था, विटामिन सी का क्या रोल है इसमें, क्योंकि वो विटामिन सी की टैबलेट्स बड़ी तेजी से बिकती हैं, पर शायद या तो आपने बताया तो मैं सुन नहीं पाया। नहीं, मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं है। आजकल काफ़ी लोग शाम को 5 बजे रामदेव जी को भी सुन रहे हैं, कुछ योगा की एक्सरसाइज कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं गर्म पानी का रोल है, कई लोग कह रहे हैं लहसुन का रोल है, कई लोग कह रहे हैं विटामिन सी का रोल है। जितनी भी ये मेडिसिन हैं, ये इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। और ये वायरस है तो कई लोगों का ये मानना है कि विटामिन सी एक तरीके से अगर हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएगा तो हमको ये रिस्क कम होगा। ये डेटा विटामिन सी का जाता है 1890s में, जब ब्रिटिशर्स थे इंडिया में और उनको जुकाम हुआ था, तो उनमें से किसी को उन्होंने विटामिन सी दिया था, तो उन्होंने नोटिस किया था कि जुकाम ठीक हो। तो तब से एक मिथ बनी हुई है कि विटामिन सी डेफिनेटली एक मॉडुलेटर दवाई है, तो यूज़ की जाती है। इनफैक्ट हम भी जब ट्रीटमेंट पेशेंट अफेक्टेड होते हैं, जो वायरल होता है, तो इम्यूनिटी बूस्टर की तरह एक तरीके, ये ट्रीटमेंट कोई नहीं है ना। तो जैसे भी हमारे पास पेशेंट्स एडमिट होते हैं, इवन जो जयपुर में ट्रीट हुआ था केस, इनफैक्ट हमारे पास स्वाइन फ्लू के पेशेंट्स भी एडमिट होते हैं, उनको हम लोग विटामिन सी देते हैं, बट देयर इज नो प्रूफ। अभी एक डेटा और आया है कि जिन पेशेंट्स में विटामिन डी की मात्रा कम है, उनमें कोरोना ज़्यादा इफेक्ट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारे डेटा आ रहे हैं, लेकिन आप ले लें तो अच्छा है, ना लें तो अच्छा है। बीच में एक एचसीक्यू के लिए भी स्टडीज आई थी, हम लोगों ने भी खाई थी, आईसीएमआर की गाइडलाइन भी आई थी कि एचसीक्यू खाने से हफ्ते में एक बार खाने से इसका रिस्क घट जाता है, बट वो डेटा भी कोई पुख्ता एविडेंस नहीं है कि वो हेल्पफुल। थैंक यू। इससे बेटर है विटामिन सी की टैबलेट्स खाने से जगह आप अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशंस करें। हमारे को कहते हैं कि अगर स्वस्थ रहने के लिए एटलीस्ट 5 बादाम रोज खा लें, आप प्रोटीन इंटेक आप अपना बढ़ा सकते हैं। और अगर विटामिन सी आपका दिल है, अगर गला खराब नहीं हो तो सिट्रस फ्रूट जिसमें संतरा हो गया, नींबू हो गया। तो एंड ऑफ द डे सबसे इम्पोर्टेंट है स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज करें, वॉक करें और इम्यूनिटी बूस्ट करें। चलिए ऋषि कपूर जी कृपया अपनी बात रखें। ऋषि कपूर जी। धन्यवाद बेकी। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसे लोग बोल रहे हैं कोरोना का इलाज नहीं है या अभी वैक्सीन नहीं आई है, लेकिन मैं अपने शहर के अंदर देख रहा हूँ, हमारे 191 पेशेंट थे, आज 30% रह गए हैं। तो अगर इलाज नहीं है, वो ठीक कैसे हो पा रहे हैं? इम्यूनिटी पावर के कारण ठीक हो पा रहे हैं या गर्म क्लाइमेट जो हम लोग के यहाँ हो रहा है या इस वजह से हो पा रहे हैं? बेसिकली है क्या कि जैसे भी कोई भी वायरस है या कोई निमोनिया या जुकाम है, अगर आप देखेंगे, आपको अगर जैसे गला खराब होता है तो हम आपको 5 दिन की एंटीबायोटिक देते हैं, या कोई वायरल बुखार होता है और हम सिर्फ पैरासीटामोल देते हैं 3 से 5 दिन, तो उसका एक वेव होता है। इसी प्रकार से भी इस वायरस का है, जितनी भी स्टडीज है वही बताती है कि पहले 4 से 10 दिन के अंदर आपके वो असर दिखाता है, और 10वें दिन से लेकर अगले 14 दिन तक आपकी बॉडी में रहता है। किसी किसी पेशेंट में 7 दिन लगता है, 14 दिन, लास्ट ऐसा देखा गया कि 21 दिन भी रह जा रहा था। तो पीछे एक बड़ी फेमस सिंगर थी जिनका 3-4 बार हमने टेस्ट कराया था, बीच में तो 4-5 दफा पॉजिटिव आता है। तो उसकी विरुलेंस खत्म होने में, यानी कि उसका फेज खत्म होने में एक समय लगता है, तो वही एक हम वेट करते हैं। तो जितने भी वायरल बुखार होते हैं, जैसे कि सिंपल हम कहते हैं वायरल बुखार हो गया, जैसे डेंगू का बुखार होता है, तो 7 दिन लगते हैं। वैसे ही कोरोना है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट भले ही नहीं है, तो तब तक हम मॉनिटर करते हैं, फ्लूइड्स देते हैं और पैरासिटामोल सिम्प्टोमेटिक देते हैं, और अगर खून पतला करने की दवाई देते हैं। और अगर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन होता, क्या है कि अंदर जाके फेफड़ों में सूजन करता है और भी शरीर में सूजन करता है, तो जिस प्रकार के इन्फ्लेमेटरी चेंजेस या सूजन के चेंजेस वो लाता है, उसी को मॉनिटर करना है। उस मॉनिटरिंग फिर वो एक फेज जाता है, एक इंटेंसिव फेज जाता है, फिर प्लेटो या लेटेंट फेज जाता है, फिर खत्म। तो उसी तरीके से जैसा कि आपने बताया 191 केस थे, तो इन्फेक्ट हुए, फिर अपनी एक हाईएस्ट लेवल पे पहुंचे। किसी किसी पेशेंट्स की जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी, उस तरीके से उसने इफेक्ट नहीं किया और फिर वो सबसाइड हो। तो वही एक 14 दिन का है, तो इसकी कोई दवाई ऐसा सच नहीं है। बट वायरल फीवर में भी ये होता है, कई लोग क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक देते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं होती है, शुरू में मरीज को यही, इवन स्वाइन फ्लू में भी ऐसा। तो जितने भी वायरल बुखार होते हैं वो 7 से 14 दिन, जितना उनका साइकिल है उतने दिन चलेंगे, फिर वो खत्म हो जाता है। और अगर उसके बाद दौरान, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन है, तो वो आप री इन्फेक्ट भी हो सकते हैं। जैसा कि हेल्थ केयर वर्कर्स में जो मोर्टेलिटी है वो 10 से 12%
यानी कि हम लोगों में, और दूसरों में 2 से 4% है। तो आपने भी न्यूज़ में देखा होगा कि पेशेंट फिर से रीइन्फेक्शन से आया, क्योंकि इसकी दवाई नहीं है, ऐसी ऐसा कुछ नहीं बनी है, तो रीइन्फेक्ट आप दोबारा हो सकते हैं। हाँ, ये नुकसान ज़रूर कर जाता है एनॉस्मी आने की, आपकी सूंघ जो है, दम की जो क्षमता है वो घटा देता है, वो बंद कर। तो ये एक इसका वो है, मतलब वो आजीवन, अभी तक जितने भी पेशेंट अभी तक इन्फेक्ट हुए उनमें 3 से 4 महीने में ही देखा गया कि उनकी गंध की क्षमता खत्म है। तो ये एक अपना ड्रॉबैक छोड़ के जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। राजपाल सिंह जी, आप अपनी बात रखें। सरदार राजपाल सिंह जी। थैंक यू वेगी। डॉक्टर साहब, जी मैं राजपाल सिंह जी। पूछना चाह रहा था कि जैसे एसी कहते हैं कि जो सेंट्रली एसी है, अगर जैसे अब शोरूम खुलने शुरू हो गए हैं, देहरादून में खुल गए, सहारनपुर में भी आस्ता आस्ता शोरूम खुलने शुरू हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है वो सारे हैं, उनमें सारों में सेंट्रली एसी है। तो सेंट्रली एसी जैसे मैंने पेपर में पढ़ा था कि देहरादून में भी पिछले 4-5 दुकानों के चलान किए हैं उन्होंने। आपने पढ़ा होगा, सारा आता है कि जो सेंट्रली एसी जो शोरूम खुले हुए हैं उनका उन्होंने चलान किया कि आप सेंट्रली एसी मत चलाओ। अब वो शोरूम में तो सेंट्रली एसी नहीं चला सकते आप। अब जितने बड़े हॉस्पिटल हैं, मालूम है आप ही का हॉस्पिटल है, तो सारे आपके जितने रूम्स हैं, जो आपका सारा ऑपरेशन सब सारा सेंट्रली एसी है, तो ये इसमें आपके यहाँ इफेक्टिव नहीं है, और हमारे शोरूम और हमारे सेंट्रली एसी है वो इफेक्ट होते हैं। इसमें क्या फर्क है? इसमें फ़र्क बिल्कुल कोई नहीं है, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। और ये है कि सेंट्रल एसी से इसका रीसर्कुलेट होना, और ये वायरस अगर किसी को होगा तो दूसरे को फैलने का रिस्क ज़्यादा है। हमारे यहाँ सेंट्रल एसी ज़रूर है, लेकिन हमारे यहाँ जो सेकंड फ्लोर और जो कॉर्नर सस्पेक्ट एरिया है उसमें नेगेटिव प्रेशर हमने करना चाहिए। तो जो वो पूरा का पूरा एरिया, तो जो हवा है वो बाहर एग्जॉस्ट के थ्रू जा रही है सेंट्रल एसी के पास। तो हम कोरोना पेशेंट्स को भी एक नेगेटिव आइसोलेशन एरिया में ही रख सकते हैं, पॉजिटिव प्रेशर रूम में नहीं रख सकते। तो वो हमने इस स्थिति में यहाँ ये किया हुआ है कि वो हमने सेकंड फ्लोर या वो कॉर्नर सस्पेक्ट एरिया जिस एरियाज में वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर देना है, तो वो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप लोग को अलाउड नहीं है, हमें अलाउड। ठीक है, लेकिन जब जैसे अब ट्रेन चलाई है सरकार ने, एसी ट्रेन चलाई है, एसी वाली, और वो ग्रीन जोन टू ग्रीन जोन चल रही है। दूसरा आरोग्य सेतु ऐप, हमारा भी ये डिस्कशन हुआ था, पर ये ग्रीन जोन टू ग्रीन जोन है और आरोग्य सेतु ऐप में। और दूसरा उनका ये है कि अगर वो आपस में सर्कुलेट करेगी तो बाहर से कोई इन्फेक्शन नहीं, तो अभी दैट इज व्हाट दे हैव थॉट। ठीक है, राजधानी वाली चली है। हाँ जी, हाँ जी। डीके गुप्ता जी अपनी बात रखना चाहते हैं। डीके गुप्ता जी कृपया अपनी बात रखें। सभी को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ऐसा सुना था पीछे कि वेजिटेरियन को ये कोरोना नहीं होता, नॉन वेज को होता है, तो क्या ये सही है या नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सब खा सकते हैं, बट जो भी कुक फूड खाइएगा। नहीं, खा तो सकते हैं, चमगादड़ खाइएगा। नहीं खा तो सकते हैं, लेकिन वेजिटेरियन को होता नहीं है कोरोना, ऐसा भी सुना था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई डेटा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। राजेंद्र गुप्ता जी कृपया अपनी बात रखें। आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी कृपया अपनी बात रखें। धन्यवाद अध्यक्ष जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये जो आरोग्य की बात हो रही है बार बार, मैंने इसे डाउनलोड किया था, तो उसमें कोई चीजें वो पूछते हैं वही हम डालते हैं, तो उसके बाद वो क्या रिजल्ट देता है मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मैं उस विषय में आपसे जानना चाहता हूँ कि आरोग्य सेतु है वो पूछता है एज, फिर पूछता है कोई आपको डायबिटीज वगैरह है क्या, ऐसे क्वेश्चन पूछता चला जाता है। वो पूछा कॉन्टैक्ट है, हम कहते हैं नहीं, तो उसमें कुछ आया तो है नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सभी व्यापारियों को आप बताएं कि आरोग्य सेतु ऐप हमें क्या बता रहा है। बेसिकली वो आपको पहली बात तो एज और ये सब ये देख रहा है कि आप वल्नरेबल, यानी कि आपको इस बीमारी को पकड़ने की क्षमता ज़्यादा तो नहीं है, जैसा कि मैंने कुछ स्लाइडों में शुरू में दिखाया कि आपका रिस्क हाई तो नहीं है। दूसरा, वो आपके एरिया को भी स्क्रीन कर रहा है, तो जब बाद में आपके आसपास कोई एरिया से गुजरता है, उस ऐप अगर हमेशा ऑन होगी तो लोकेशन भी आपकी ऑटोमेटिकली ऑन रहती है। तो आपके आसपास एरिया में अगर कोई भी पेशेंट होगा तो वो ये बता देगा कि आपके आसपास इस जोन में, इस एरिया में से पेशेंट ट्रैवल किया या आपके आसपास है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके शोरूम में आता है तो आपको अलर्ट भी बन जाएगा कि पेशेंट का तो कोरोना हुआ था, या ये अभी पॉजिटिव आया था, या ये इस एरिया से आया है जिससे। तो उसको हर टाइम ओपन रखना है, आप खोल के मतलब ये ना रखें, आपके फोन में बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली वो ऑन रहता है, और लोकेशन आपको ऑन है, लोकेशन सेटिंग। एक और सवाल है जी, ये जैसे अब बाजार खुलने जा रहे हैं, तो जो प्रिकॉशंस आपने बताई हैं उन प्रोसेस को हम तो ले सकते हैं, हमारा ग्राहक नहीं मान रहा, तो हम उसको कैसे समझाएं? आप ग्राहक की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको ये भी बता दूं कि मैं पीछे आया था तो जब स्क्रीनिंग होनी थी तो कई लोगों ने ये भी छुपा दिया कि हमें बुखार है,
तो सबसे बढ़िया है कि जैसे कि हमने एक स्क्रीनिंग बना रखी है, सब जगह है आज की डेट में हमारे। इनफैक्ट जब फ्लैट्स जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो एक छोटा हैंडी थर्मोमीटर आप अपने स्टाफ को दे सकते हैं, जो एक मास्क पहन सकता है, उस पर टेम्परेचर चेक कर सकता है। बाकी जिससे भी मिले उसको ये करें कि भाई अगर मास्क नहीं है तो हम आपसे आगे बात नहीं करेंगे, ना हम आपको इस तरीके से मतलब जो भी आप अपना सामान देना चाहते हैं उसको, अगर उसने नहीं पहन रखा तो आई डोंट थिंक सो कि आपको उसको एंटरटेन करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। सूरज ठक्कर जी कृपया अपनी बात रखें। सूरज ठक्कर जी। हेलो। हाँ सूरज जी बताइए। आवाज आ रही है जी? आ रही है। ठक्कर जी बहुत सारा। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब मेरे को पिछले ना 5-6 दिन से मैंने रात में दही खाया, उस दिन से मेरे को खांसी हो रही है, और खांसी है बलगम वाली। उसके साथ में मेरे को किसी किसी समय सांस लेने में भी थोड़ी सी दिक्कत है। हाँ जी, बस ये है। तो मेरा ना जी, हाँ जी वाइट है जी, वाइट। और डॉक्टर साहब मेरा ना 2008 में ओपन हार्ट सर्जरी ऑपरेशन हुआ है, जिसमें एक वॉल और एक नस ब्लॉकेज थी, वो चेंज हुई है। तो मेरी उनसे बात हुई थी डॉक्टर साहब से, सर्जन से। उन्होंने मेरे को ना एक तो टैबलेट और एक उन्होंने मेरे को लिक्विड उन्होंने दिया था, शरबत। टैबलेट तो सर ये है। तो खून पतला करने की दवाइयां आपकी चल रही हैं, बंद कर दी आपने? कौन सी जी? तो खून पतला करने की आपकी स्टेंट डली थी, दवाइयां चल रही हैं? वो सर मैं ले रहा हूँ एसिटोन 3 mg। जी। लास्ट कब दिखाया था किसी को? डॉक्टर साहब वो मैंने दिखाया था मेरे ख्याल से नवंबर में जी। एक तो पहले आप रिव्यू करा लीजिए, कभी कभार आपकी स्टेंट जो काफी समय से पड़ी हुई है, तो एक बार उसका चेकअप होना चाहिए। दूसरा, ये जो आप अभी कंडीशन बता रहे हैं तो अक्यूट है, इसमें कोरोना तो नहीं है, दही खाने से प्रॉब्लम आपके गले में इन्फेक्शन हुआ है। अभी तो आप गरारे कर सकते हैं गुनगुने पानी, क्योंकि बलगम आपका सफेद है। अगर बुखार आता है, तकलीफ आती है, आराम नहीं आता, तो आप तुरंत। ठीक है जी। वैसे डॉक्टर साहब उस दिन से मैं गर्म पानी भी पी रहा हूँ। हाँ, पर खांसी तो आपकी अभी भी हो ही रही है। हाँ जी खांसी है जी। अगर आवश्यकता होगी तो कुछ एंटीबायोटिक या आपको कुछ हम लोग देंगे, एंटीहिस्टामिन जैसे हम कहते हैं, सिट्रोजिन वैसे टाइप की गोलियां देंगे, जिससे शांत होगा, है ना। पर वो देखे बगैर नहीं दे पाएंगे। बट दूसरा, जैसा कि आपने कहा हार्ट का भी आपका प्रॉब्लम रह चुका है, तो एक बार काफी समय हो गया नवंबर से। डॉक्टर साहब लेकिन वो नोएडा में तो कोरोना है, तो इस करके मैं जा नहीं पा रहा वहाँ पर। हाँ, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा सकते हैं, या हमारे यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके डॉक्टर प्रीति को दिखा देंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर नमस्कार जी। राजीव सिंगल जी कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार साहब। नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, साफ आ रही है, पर आप मास्क पहले ऊपर कर लें। अच्छा ठीक है। मुझे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने हटा के कर लें, कोई बात नहीं, बताएं। डॉक्टर साहब मेरा ये कहना है, वो स्मोकर है, वो लोग अभी तक हम उनको बोलते हैं वो स्मोकिंग नहीं छोड़ रहे हैं, तो क्या उनको ऐसे में स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए? स्मोकिंग तो जी इसके लिए तो क्या एहतियात चाहिए, ये सही समय है, क्योंकि कोरोना में आधे लोगों को तो सिगरेट बीड़ी भी मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो यही इसका समय और यही मौका है, छोड़ दें, जब छोड़ें तब सवेरा है। हालांकि हम लोग स्मोकिंग सेसेशन क्लिनिक्स भी चलाते हैं, बल्कि आज ही हमने पेशेंट करी है, उसको हमने पैच लिखा है, निकोटीन पैच आते हैं, तो वो भी इस्तेमाल किया। तो यही मौका है लॉकडाउन में, जब आपको कुछ मिल नहीं रहा, तो तभी छोड़ ले तो ज्यादा अच्छा, रादर देन कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी। नहीं, जो लोग नहीं छोड़ पा रहे, हम उनको बोलते हैं लेकिन वो नहीं छोड़ पा रहे, तो एहतियात करें। उनके लिए हमारे पास स्मोकिंग सेसेशन क्लिनिक्स होती है। तो एहतियात तो नहीं मैं बताऊंगा कि सिगरेट भी पीते रहो और एहतियात करो, ऐसा तो मैं एडवाइस नहीं दूंगा। पहली राय यही है कि सिगरेट छोड़ दें। दूसरी एहतियात अगर आप वैसे पूछना चाहते हैं, तो हर एक को मैंने यही बताया कि मास्क पहने और हाथ धोएं, वही ज़्यादा ज़रूरी है, और घर में रहें, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम है, आपकी जो रेस्पिरेटरी लाइनिंग होती है वो बहुत कुछ तो सिगरेट से, धूम्रपान से जल भी जाती है, तो आपको इन्फेक्शन और पकड़ने का रिस्क ज़्यादा है। तो उसी डर से अगर पहली शुरुआत में से पूछेंगे तो छोड़ दें। जी ठीक है डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। अध्यक्ष जी एक सवाल मेरा भी था, अगर मैं हाँ जी पूछो। जी मदन जी। जी डॉक्टर साहब, सबसे प्रथम तो मैं आपका ऑनलाइन बैठक में आज अभिनंदन करता हूँ।
डॉक्टर साहब मेरी क्वेरी थी कि एक मास्क को लेकर मेरी क्वेरी थी कि जैसे हम नॉर्मल मास्क यूज़ करते हैं और एक N95 मास्क है जो गवर्नमेंट का शायद कुछ उसमें अप्रूव्ड है या कुछ है, तो इसमें फ़र्क क्या है? क्या नॉर्मल मास्क भी इतना इफेक्टिव है, क्या N95 ज़्यादा इफेक्टिव रहता है? देखिए डेफिनेटली हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए N95 मास्क इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, इट्स द बेसिक रिक्वायरमेंट जो कि पहना है। अब मैंने भी N95 ही पहना है। N95 में भी बहुत मॉडल आते हैं, ये FFP2 है जी तो बहुत इक्विवेलेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जी जी मैं अभी भी इस चीज़ पे ज़्यादा जोर देना चाहूँगा कि मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको उसको पहनना ठीक से नहीं आता, आप सिंपल वाला पहन लें भले, जी क्योंकि N95 पे जो ये कण यहाँ पे और ये सब लगेंगे तो उसको दिक्कत ही होगी। तो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए तो N95 इस वक्त अनिवार्य है। जी और आप किसी भी प्रकार का मास्क पहन लें फिलहाल, वो ज़्यादा बेहतर है, तो उससे ट्रांसमिशन कम हो जाएगा। जी हाँ, N95 से कोरोना का रिस्क कम होता है, बट सिंपल मास्क से भी ट्रांसमिशन कम हो जाता है, बट वायरल वो प्रिवेंट नहीं करेगा। अच्छा N95 का मतलब है कि रेस्पिरेशन कितना फिल्ट्रेट कर रहा है, मतलब वो 95% फिल्टर कर रहा है, तो N95 की क्षमता ज़्यादा है, N92, N93 की भी नहीं, तो वो वायरस फिल्टर कर लेगा। जी जी तो ये एडवांटेज है। दूसरा, अगर हम लोग को सही से पहनना नहीं आता, मान लो आप कहते हो नहीं मैं बिल्कुल ठीक पहन लेता, लेकिन आप मास्क टाइट भी नहीं पहन पाए, तो दिक्कत है। फिर इसकी लाइफ है 6 घंटे की। जी तो बहुत सारी नियम है, बहुत सारी चीज़ें। अब मैं एयरपोर्ट पे भी था तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा, किसी ने ऐसे मास्क पहना, किसी ने किसी तरीके से पहना। अगर उसको सही तरीके से नहीं पहना जा रहा तो N95 का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जो पहने सिंपल पहन लें, इस वक्त होर्डिंग ना करें कि भाई इतना महंगा मिल रहा है या इसको लेना है या उसी को ही लेना है। नहीं तो सिंपल, अब आजकल तो कुछ चाइनीज़ कंपनीज़ आ रही है, वो KN95 लिख के जी आ रही जी है, जी जी कई लोग वो भी ले रहे हैं। जी तो अगर आपको हमें यही नहीं पता कि इसकी सर्टिफिकेशन कैसी है, तो रादर देन रनिंग इन फॉर ऑल दीज मास्क, क्योंकि आप सस्पेक्टेड ऑफ हाई एंडेमिक एरियाज में नहीं हो, तो एक मास्क जरूर पहने, भले N95 हो ना। और इसमें डॉक्टर वो साहब ज़्यादा सिंगल प्लाई, टू प्लाई, थ्री प्लाई कोई भी हो ऐसा चले? 3 प्लाई बहुत अच्छा है, 2 प्लाई भी पहन ले, पर मास्क जरूर पहन ले, आप कपड़े का भी पहन लें। जी जी अच्छा दूसरा डॉक्टर साहब मैं ये आपने पूछना पहना चाह है रहा वो था भी कि ठीक। जैसे नॉर्मल आदमी में कुछ में कह रहे हैं कि जैसे इसके सिम्टम ही नहीं पता लग रहे और वो अपने आप ठीक हो रहे हैं, तो इसमें ऐसा पॉसिबिलिटी है? और दूसरा मेरा ये है कि वो कितने दिन में ठीक हो जाते हैं, कि मतलब क्या इसका पीरियड एसिम्प्टोमेटिक रहता है? कैरियर्स देखे गए हैं, हो रहे हैं ठीक। जी और दिन तो किसी के वो आइडिया ही नहीं है, वो आप अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे कि मैंने कहा, एक बार हम स्टेज 3 में जाएंगे तो बिल्कुल नहीं आइडिया लगा नहीं, पाएंगे। कितना पीरियड रहता है डॉक्टर साहब ये लगभग, अगर एक आम आदमी 14 डेज मिनिमम, हम लोग 14 टू 21 डेज कह रहे हैं। जी और फीसिस में यानी कि टट्टी के रास्ते भी कहीं स्टडीज में आया था कि वायरसेस तो ऐसे पेशेंट अगर एसिम्प्टोमेटिक या सिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो उन्हें कहते हैं कि 6 हफ्ते तक टॉयलेट चलते थे, जी जी मतलब जिसमें देखा गया। क्योंकि चाइनीज डेटा है, जी आधा डेटा या तो वो लोग हम लोग को बता नहीं पाए हैं, या किस तरीके से आया है, या मैनिपुलेटेड है, या जी कुछ लैंग्वेज कंफ्यूजन है, बट जितना डेटा अभी तक है उस हिसाब से यही जो है एडवाइस। डॉक्टर साहब मेरा आरोग्य सेतु को भी लेकर सवाल था, जैसे अभी गुप्ता जी ने भी पूछा, तो इसमें जैसे सेल्फ डिक्लेरेशन है, मैंने ये देखा कि हमने भी ऐप डाला तो इसमें सेल्फ डिक्लेयर ही कर रहा है कि मुझे सिम्टम नहीं है या मैं गया नहीं। अगर इन केस वो नॉर्मली आदमी जैसे जिसको नहीं है, मतलब उसके हिसाब से तो इफेक्टिव कैसे रहेगा ये? मतलब अगर गवर्नमेंट में जो भैया हॉस्पिटल में देश के एडमिट प्रति हो रहे थोड़ी हैं। सिंसेरिटी हमें दिखानी पड़ेगी। अब जिन्होंने नहीं दिखाई उसकी वजह से फैला है। अगर आप देखें तो केरला में किस तरीके से हुआ, जी जी एक फैमिली थी जो कि आई, फिर उन्होंने अपने बच्चे की बर्थडे करी और जी उन्होंने बताया नहीं कि हम इटली से आए हैं। जी जी तो और उसी तरीके से अगर हम थोड़ी सिंसियरिटी दिखाएंगे तो तो नहीं गवर्नमेंट फैलेगा। का डाटा भी हमें भी डॉक्टर सेल्फ साहब, डिक्लेरेशन अगर हम सच्ची तरीके से करेंगे तो ठीक है, नहीं तो जो फैल रहा है वी हैव टू लिव विद इट, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग एंड वी आर ट्राइंग टू सेव इट। नहीं गवर्नमेंट डाटा भी डॉक्टर साहब इस पे अपडेट होता रहता है रेगुलर? और गवर्नमेंट डेटा, हाँ, वो लोग अपडेट करते रहते हैं। एक और हमारा एक डैशबोर्ड बना है कोविड-19 इंडिया करके, उस पर भी आप देख सकते हैं डेली डेटा हर 2 घंटे में अपलोड होता है। हर स्टेट का अलग है, स्टेट का डेटा अलग अलग आता है। आप लिंक खोलेंगे तो जी जी थैंक यू डॉक्टर। सुबह सुबह सबसे पहले राजस्थान का डेटा आता है, लास्ट डेटा आता है महाराष्ट्र का। जी ठीक चलिए परवीन कपूर जी, अब डॉक्टर साहब हम एक दो क्वेश्चन ही और लेंगे, लास्ट दूसरे एक वर्जी दो पूछिए जी, आप ही के लिए हम। थैंक यू। परवीन कपूर जी कृपया अपनी बात रखें। डॉक्टर नमस्कार, अध्यक्ष नमस्कार। सर जी, जैसे कोरोना नाक सांस से दिक्कत होती है, अगर जैसे नाक की हड्डी ऐसी थोड़ी बड़ी हो और कभी कोई दिक्कत सांस लेने में है, उससे क्या पूछना है? भाई वो तो अलग परेशानी है, नाक की हड्डी का वो तो डिफरेंट चीज है ना, उस पर इससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगेन अगर आपको साइनोसाइटिस और ये सब बीमारी है, आप बार बार इन्फेक्शन कर सकते हो, तो आपको रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है कि आपके। ठीक है, वैसे दिक्कत नहीं होती, कभी कभी मौसम चेंज होता है तब सांस दिक्कत आती है। हाँ, तो एलर्जिक वाली है तो आप इसके लिए स्टीम वगैरह का प्रयोग करें, आपको कुछ नहीं करना। कोरोना संबंधित नहीं है इसका, बस आप ध्यान रखें, धुआं मिट्टी से बचें, आपको हार्बर करने का ज्यादा रिस्क। ठीक है। रोहन धिंगड़ा जी कृपया अपनी बात रखें। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार धिंगड़ा जी।
डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल एक व्हाट्सएप पे मिथ भी चल रहा है कि आप अपनी नॉस्ट्रिल्स में आप सरसों का तेल डाल लीजिए। नहीं ये तो सब प्लीज मत ट्राई करिए, आगे सवाल ही मैं नहीं सजेस्ट करूंगा नहीं उसमें ये सारे में मैंने आपको कहा तो सही, कई लोग वॉक कर रहे हैं, कई लोग गर्म पानी पी रहे हैं, कई लोग पता नहीं, कई लोग तो मेथी चना बहुत कुछ आ रहा है, जो आ रहा है कितना सत्य है कितना मेडिकल साइंस में इसे अलाउड नहीं, और मैं भी सजेस्ट नहीं करूंगा। इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग रखें, प्रोटीन डाइट ज़्यादा लें और स्वस्थ रहें। ओके सर, थैंक यू सर। विजय जग्गा जी आप अपनी बात रखें। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जग्गा जी। डॉक्टर साहब योगा और प्राणायाम कितनी हेल्प करता है? मैंने आपको बताया जितनी भी एक्सरसाइज है सारी एक्सरसाइज अच्छी हैं आपकी हेल्थ के लिए, सारी इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, तो आप कर सकते हैं सारी एक्सरसाइज, खासकर प्राणायाम के अनुलोम विलोम वाली एक्सरसाइज ये सब करिए किसी हेल्दी एनवायरनमेंट में, ओपन एटमॉस्फेयर में जहाँ पे आसपास नहीं हो लोग, तो जो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी हो, ये नहीं कि एक्टिविटी से हट के अगर आपने इतने साल से योगा नहीं करी, आप कुछ आसन ऐसे ट्राई कर लो कि आपकी कमर खिंच जाए, तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा। जो आप रेगुलर लाइफस्टाइल कर रहे थे उसमें एक एडिशन अपनी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत डेली एक्सरसाइज करिए, क्योंकि पहले एटलीस्ट हम थोड़ा चलते फिरते थे, लॉकडाउन के माध्यम से सब कुछ बंद हो चुका है, तो कुछ एक्सरसाइज उस तरीके से करिए और खान पान में। थैंक यू सर। हरीश खनेजा जी बस लास्ट क्वेश्चन हम आपका ले रहे हैं। हरीश खनेजा जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? राजीव जी हरीश जी को अनम्यूट कर दें एक बार। जी जी हाँ जी राजीव जी। मुझे लग रहा है हरीश जी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं है, नहीं हो यहाँ पे दिख नहीं। हाँ है। एक मिनट मैं अब म्यूट कर रहा हूँ। हरीश जी एक्चुअली ऑडियो कनेक्ट नहीं करते राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है। मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। अनम्यूट कीजिए हरीश जी, क्योंकि बहुत देर से नोटिफिकेशन हरीश जी की आ रही थी और मैं चाह रहा था कि वो कुछ पूछ लें अगर उनके मन में है तो। अनम्यूट कीजिए हरीश जी। हाँ हो गया है, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए बाद में लेते हैं राजीव जी, या तो आप इनको पर्सनली फोन पे गाइड कर दें, इनकी ऑडियो मुझे लग रहा है कनेक्टेड नहीं है। मेरे को कॉल कर सकते हैं, गुरशेर को कॉल कर लीजिएगा। जी चलिए गुरशेर जी आप सुन रहे हैं हमें? बिल्कुल जी जी। चलिए मैं चाहूंगा कि 2 शब्द आप भी जरूर कहें, क्योंकि सहारनपुर के साथ एक गहरा रिश्ता आपका है, हमारे साथ एक गहरा रिश्ता आपका है, और आज आप इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है कि आपने हमें डॉक्टर साहब तक पहुंचाया है। तो आप जरूर सहारनपुर के लिए और अपने बारे में और मैक्स हॉस्पिटल के बारे में 2 शब्द। सर सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने सबने इसमें इंटरेस्ट दिखाया। एक जैसे ही आपने फ़ोन किया मेरे को खुद को बहुत अच्छा लगा इनफैक्ट कि आपने पर्सनली इस चीज़ का इनिशिएटिव लेने की आपने एक वो जो कदम उठाया, और साथ ही साथ जैसे ही डॉक्टर वैभव से बात की एंड ही वाज फुली इनटू इट कि हाँ मैं ज़रूर करूँगा, बिकॉज हम यहाँ पे रेगुलर वेबिनार्स कर रहे हैं सोसाइटीज़ के साथ, एसोसिएशंस के साथ, एंड क्योंकि हमारा मेन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम ये बात पहुँचा सके बेसिकली दैट हाउ टू कीप योरसेल्फ हेल्दी। वो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है हमारा। एंड प्लस आपके साथ सर हमेशा ही काम करके बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि आपकी सारी एसोसिएशन वाले खुद एक पर्सनल इनिशिएटिव लेते हैं सब, एंड सोसाइटी में एक मैसेज, अच्छा मैसेज इनफैक्ट वो स्प्रेड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट सर, एंड ये हमें ऐसे इनिशिएटिव्स लेते रहना चाहिए हमें। तो आप जब भी कहेंगे हम आपके लिए हाजिर हैं। थैंक यू गुरशेर जी, आप हमेशा बड़े सपोर्टिंग रहे हैं। सहारनपुर से जब भी कोई भी आपके हॉस्पिटल में पहुंचा है तो बिल्कुल आपने एक फैमिली मेंबर की तरह सभी को सहयोग किया है, सभी को कोऑपरेट किया है। आपका यही भाव हमेशा सहारनपुर के लिए बना रहे, हम यही कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। और राजकुमार जी आज की क्विज की क्या सिचुएशन है? आप कहोगे तो खिलवा देंगे नहीं जैसे। चलिए आप 2 क्वेश्चन बस पूछ लीजिए, उसके बाद हम डॉक्टर साहब का धन्यवाद करेंगे ऑफिशियली। एसके दुआ जी कृपया तैयार रहें डॉक्टर साहब के धन्यवाद के लिए। और अगर हरीश जी राजीव जी कनेक्ट हो गए तो मैं चाहूंगा कि वो जरूर क्वेश्चन पूछ लें अगर आप उनसे संपर्क कर सकें। तो राजकुमार जी कृपया अपनी बात करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मेरा सभी व्यापारी भाइयों को बहुत बहुत स्वागत है, उनका धन्यवाद है आज की इस मीटिंग में। मेरा पहला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक वितरण होने वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्जियन, द टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडियन एक्सप्रेस?
दीपक खेड़ा जी का सबसे पहला नोटिफिकेशन है। दीपक खेड़ा जी, टाइम्स ऑफ इंडिया। राजकुमार जी, टाइम्स ऑफ इंडिया। हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है। दीपक जी से पूछ लो कि आजकल ये कौन सा पढ़ाई कर रहे हैं कि सारे आंसर ठीक दे रहे हैं। चलो आप नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट। मेरा अगला जो प्रश्न है वो ये है कि अभी भारत के 5 शहीद कश्मीर में शहीद हुए थे, उस स्थान का नाम क्या था? दंतवाड़ा, पुंछ, पुलवामा या हंदवाड़ा? यशपाल डावरा जी, आप बताओ प्लीज। हंदवाड़ा। ठीक है जी, आंसर ठीक है। चलिए आप दोनों नोट कर लें और दोनों को जो है वो चावला इलेक्ट्रॉनिक्स अंबाला रोड की तरफ से जो है वो लॉकडाउन खुलने के बाद गिफ्ट दिया जाएगा। और अब मैं बिना किसी विलंब के सुरेश दुआ जी जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं उनसे आग्रह करूंगा कि डॉक्टर साहब का धन्यवाद करें। आज उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया है। बहुत सारी ऐसी क्वेरीज थी जिनका उन्होंने जवाब दिया और हमें हमारा मार्गदर्शन करने का काम किया है। तो कृपया दुआ जी डॉक्टर साहब का धन्यवाद करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। डॉक्टर साहब, आपका सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ऐसी बातें बताई जिससे कि हमारे व्यापारी साथियों की काफ़ी मुश्किलें हल हुई होंगी, काफ़ी टेंशनें कम हुई होंगी और जो जानकारियां वो नहीं कहीं से ले पा रहे थे, आज उन जानकारियों के बारे में आपने बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं आपको इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूं कि आपने ऐसे समय में अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। थैंक यू सो मच। मैं अध्यक्ष होने के नाते डॉक्टर वैभव चचरा का धन्यवाद करता हूं और साथ ही कल की घोषणा की कल प्रशांत शाह बॉम्बे से हमारे साथ रहेंगे। जो शेयर मार्केट और जो बिजनेस के ऊपर इफेक्ट हमारा हो रहा है, आने वाले समय में कौन से ज्यादा व्यापार प्रभावित रहेंगे लॉकडाउन खुलने के बाद, इस पर वो चर्चा करेंगे। शेयर मार्केट पर वो चर्चा करेंगे, इकोनॉमी पर वो चर्चा करेंगे। तो आप सभी ठीक 1 बजे जुड़ेंगे। गौतम जी से मैं आग्रह करूंगा, गौतम शंकर जी कंफर्म हो गया उनका प्रोग्राम? हाँ कंफर्म है जी। चलिए कंफर्म है। गौतम जी का मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने नहीं किस बात धन्यवाद कुछ नहीं है, तो सब आप लोगों का है। तो उन्होंने इनिशिएट किया और कल प्रशांत शाह बॉम्बे से हमारे बीच में जुड़ेंगे। तो आप सभी लोग समय से जुड़े अपने क्वेश्चंस के साथ, शेयर्स को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, कौन से व्यापार प्रभावित होंगे इस बात को लेकर और कौन से व्यापारों में, नए व्यापारों में अपॉर्चुनिटी आपके पास है। आप अपने व्यापार में क्या बदलाव कर सकते हैं। जो व्यापार बिल्कुल खत्म होने जा रहे हैं, होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म है, रेडीमेड गारमेंट्स है, आगे क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, हम इस पर चर्चा करेंगे। एक बार पुनः आपने समय दिया, आपका आभार प्रकट करता हूं और ये आग्रह करता हूं कि हम लगातार जो हैंड सैनिटाइजर मशीन है, हैंड्स फ्री जो सैनिटाइजर मशीन है, उसको हम बांटने का काम कर रहे हैं। उसमें आधा पार्ट जो है वो स्पॉन्सर के नाम का है। अरविंद शाह जी ने भी अभी 2 मशीन हम लोगों को कही है जो सब्जी मंडी में और रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर कचहरी में लगाई जाएंगी। ऐसे ही 10 मशीन हमें सूरज ठक्कर जी ने और दीपक खेड़ा जी ने संयुक्त व्यापार संघ से कही थी। 15 मशीन हमें शिवालिक बैंक ने देने का काम किया है। 10 मशीन का इनिशिएट राम राजीव सिंगल जी ने सराफा पंचायत के साथियों से लेने का काम किया है। तो वो पब्लिक प्लेस पर लगाई जाएंगी जो आने वाले समय में जहां एक और आपका एडवर्टाइजमेंट भी करेंगी और साथ साथ जो है वो समाज हित के अंदर भी आपका योगदान है। 2 तरह की ये मशीन है। 1500 रुपए की मशीन एसएस की है और 950 रुपए की मशीन प्लास्टिक में है जो कि बहुत मजबूत है। मेरे पास उसका भी सैंपल आया हुआ है। तो अगर आपको उसमें कुछ भी व्यापार मंडल के लिए आप डोनेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसमें आधा हिस्से में आपका नाम लिखा जाएगा और समाज हित में आपका ये योगदान हमेशा याद किया जाएगा। तो आपसे आग्रह है कि अगर ऐसी कोई भी मशीन आप देना चाहते हैं, 1 या 2 किसी भी तरह से या संस्था से, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, दुआ जी से संपर्क कर सकते हैं, चावला जी से संपर्क कर सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद कि आपने मीटिंग ज्वाइन की और कल आप सभी लोग ठीक 1 बजे समय से इस मीटिंग में अपने प्रश्नों के साथ उपस्थित रहें। एक बार पुनः आपका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापार।